नमस्कार दोस्तों, अपने पर्सनल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक में पूछे जाने वाले हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को लेकर के। और हिंदी साहित्य के इतिहास की आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। रीति शब्द का सही अर्थ है। रीति शब्द का सही अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा काव्यांग निरूपण। मित्रों, याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का जो तीसरा काल है, यानी प्रथम काल को आदिकाल, दूसरे काल को भक्ति काल और तीसरे काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। तो हम रीतिकाल से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, लेकिन जो रीतिकाल की समय सीमा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा 1700 विक्रम संवत से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक मानी जाती है। लेकिन हम सबसे पहले चर्चा करें कि जो रीति शब्द है इसका क्या अर्थ है। तो इसका सही अर्थ होगा काव्यांग निरूपण। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या रहा? रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या रहा? तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार। यानी रीतिकाल का जो विषय है, प्रमुख विषय, वो श्रृंगार काल से संबंधित रहा है। और इसमें श्रृंगार काल के जो दोनों भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों की ही रचनाएं इस काल में लिखी गई। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी के सर्वप्रथम लक्षण ग्रंथकार माने जाते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम लक्षण ग्रंथकार माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य केशवदास को। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। रीतिकाल को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त में विभक्त किया है। यानी रीतिकाल को रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, यानी इन तीन भागों में किसने विभाजित किया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मित्रों, याद रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कितने भागों में विभाजित किया है, तो 3 भागों में, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। रीतिकालीन काव्य की सर्व प्रमुख भाषा क्या है? रीतिकालीन काव्य की सर्व प्रमुख भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। मित्रों, याद रखिएगा कि रीतिकाल में जिस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया वह ब्रज भाषा है। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। हिंदी के सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य किन्हें माना जाता है? हिंदी के सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य किन्हें माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य केशवदास को। और मित्रों, हमारी जो क्लास है ये स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के लिखी गई है। और यह जो प्रश्नों की श्रृंखला है या फिर आज की हमारी जो कक्षा है, यह आपके लिए वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता में रामबाण साबित होगी। तो हमारी कक्षा को अपने मित्रों तक भी शेयर करते रहिए। अब बात करें अगले प्रश्न की। आचार्य केशवदास ने काव्य का प्राण किसे माना है? आचार्य केशवदास ने काव्य का प्राण किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा अलंकार को। काव्य का प्राण या काव्य की आत्मा, तो इसका सही उत्तर होगा अलंकार को। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य किसे माना है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा चिंतामणि को। अगला प्रश्न,
रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या रही है? रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या रही? तो इसका सही उत्तर होगा नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन। मित्रों याद रखिएगा कि रीतिकाल में सर्वाधिक जो प्रवृत्ति रही उसमें नायिका भेद से संबंधित रचनाएं और श्रृंगार रस का सर्वाधिक विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम रीति ग्रंथ माना जाता है कि हिंदी साहित्य में लिखा गया सर्वप्रथम रीति ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हित तरंगिणी। और हित तरंगिणी के लेखक की बात करें तो कृपाराम। बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी के सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक। मित्रों ये वाली प्रश्न तो हमने देख लिए थे। बात करें अगले प्रश्न की, केशव की रचना यानी केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? केशव की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्रिका को। बात करें अगले प्रश्न की, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न, केशव द्वारा रचित या केशव की रसिक प्रिया का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? कि आचार्य केशव द्वारा लिखित रसिक प्रिया का प्रमुख विषय या प्रमुख प्रतिपाद्य क्या रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार रस विवेचन। अगला प्रश्न, आचार्य केशव कृत कवि प्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि आचार्य केशव द्वारा रचित रचना कवि प्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा पाठकों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना, यानी पाठकों को काव्य शास्त्र की शिक्षा देना। अगला प्रश्न, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मित्रों याद रखिएगा कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो आचार्य केशवदास को। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि कठिन गद्य का प्रेत यानी कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय को। बात करें अगले प्रश्न की, रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि का विषय क्या है? रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार रस या श्रृंगार रस विवेचन। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, कवि देव द्वारा रचित प्रथम रचना कौन सी है? यानी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव द्वारा रचित प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा भाव विलास। अगला प्रश्न, और मित्रों याद रखिएगा कि जो कवि देव है, अगर इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम है देवदत्त द्विवेदी। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवि देव को अधिक सफलता किसमें मिली है? रीतिकालीन प्रमुख कवि देव को सबसे अधिक सफलता किसमें मिली? तो इसका सही उत्तर होगा कवि के रूप में, यानी आचार्य और कवि, यानी रीतिकाल में जो रचनाएं लिखने वाले व्यक्ति थे जिनमें आचार्य भी कहलाए और कवि भी। तो रीतिकालीन जो कवि है कवि देव, तो इनको आचार्य की दृष्टि से अधिक सफलता न मिलकर एक कवि के रूप में अधिक सफलता मिली है। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों में बिहारी की तुलना किससे की गई है? रीतिकालीन कवियों में बिहारी की तुलना किससे की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि देव से। अगला प्रश्न, हिंदी में नायिका भेद की प्रथम रचना करने में सर्वोपरि कौन है? हिंदी में नायिका भेद की प्रथम रचना करने में सर्वोपरि कौन है?
तो इसका सही उत्तर होगा कवि देव। अगला प्रश्न, नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शुक सागर तरंग। अगला प्रश्न, रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा? रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा? तो इसका सही उत्तर होगा सवैया छंद। अगला प्रश्न, छंद निरूपक ग्रंथों में केशवकृत प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? यानी छंद निरूपक ग्रंथों में आचार्य केशवकृत वह कौन सा ग्रंथ है जिसे सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा छंदमाला। अगला प्रश्न, रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई? यानी रामचरितमानस यानी तुलसीदास द्वारा लिखित अवधी भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस को छोड़कर किस ग्रंथ पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहारी सतसई पर। अगला प्रश्न, सतसई परंपरा की पहली रचना किसे माना जाता है? सतसई परंपरा की पहली रचना किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हालकृत गाथा सप्तशती को। मित्रों याद रखिएगा कि सतसई परंपरा की पहली रचना हाल कवि द्वारा रचित गाथा सप्तशती को माना जाता है। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण कवि। अगला प्रश्न, किसने बिहारी को कवि नहीं माना है? यानी किसने बिहारी को कवि नहीं माना है? तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने। यानी मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कवि नहीं माना है। और मित्रों याद रखिएगा देव बड़े की बिहारी इस विवाद के जन्मदाता भी मिश्र बंधु ही है। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई किसने लिखी है? बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आनंदीलाल शर्मा ने। अगला प्रश्न, आनंदीलाल शर्मा ने बिहारी सतसई की टीका किस भाषा में लिखी है? यानी आनंदीलाल शर्मा ने बिहारी सतसई की टीका जो जिसे फिरंगी सतसई नाम दिया गया है वह किस भाषा में लिखित है? तो इसका सही उत्तर होगा फारसी भाषा में। अगला प्रश्न, यानी मित्रों आज की इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की चर्चा करें कि बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? तो इसका सही उत्तर होगा कल्पना की समाहार शक्ति। और मित्रों बिहारी सतसई के या बिहारी द्वारा रचित दोहों के विषय में भी कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर, इसलिए बिहारी सतसई को कल्पना की समाहार शक्ति भी कहा जाता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे रीतिकाल से संबंधित तो महत्वपूर्ण कवियों और रीतिकाल से उन कवियों की प्रमुख रचनाओं को लेकर के। और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।